तो चलिए आज के इस वीडियो में डिस्कस करते हैं प्लांट फिजियोलॉजी का एक और मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर, जिसके बारे में आपको जान लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इससे पहले आपको बता देना चाहता हूँ कि प्लांट फिजियोलॉजी का फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन के जितने भी लेक्चर हैं वो सभी ऑलरेडी हमने लेक्चर्स बना दिए हैं और उसकी प्लेलिस्ट भी बन चुकी है। अगर अभी तक आप लोगों ने उसे नहीं देखा है तो जाइए प्लेलिस्ट को ओपन कीजिए और सारे वीडियोज़ को वॉच कर लीजिए प्लांट फिजियोलॉजी के, ठीक है। बहरहाल अब यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं वाटर एब्जॉर्प्शन, जो कि वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। ये वाटर एब्जॉर्प्शन प्लांट किस तरीके से करता है और साथ ही साथ वाटर एब्जॉर्प्शन के टाइम पर क्या क्या ऐसे फिनोमेना हैं जो होती हैं, उसके पूरी डिटेल यहाँ पर आपको मैं बताने वाला हूँ। तो चलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को सबके पास फॉरवर्ड कर दीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले वाटर एब्जॉर्प्शन के बारे में बताने वाले जो साइंटिस्ट हैं, एटकिंस, प्रिस्टले, आर्नोल्ड, एंडरसन्स एंड हाउस लेविट नामक साइंटिस्ट ने सबसे पहले इसके बारे में डिस्कशन किया था। इन सभी ने मिलकर के वाटर एब्जॉर्प्शन के बारे में बताया था, ठीक है। चलिए देखते हैं वाटर एब्जॉर्प्शन होता क्या है। अपटेक ऑफ वाटर बाय प्लांट्स, अपटेक का मतलब होता है ग्रहण करना, लेना, ठीक है। अपटेक ऑफ वाटर बाय प्लांट्स इज कॉल्ड एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर। प्लांट के द्वारा वाटर को एब्जॉर्ब करने की जो प्रोसेस होती है उसी को वाटर एब्जॉर्प्शन बोलते हैं, ठीक है। प्लांट एब्जॉर्ब वाटर फ्रॉम सॉइल। अब प्लांट जो है वाटर को कहाँ से लेता है? सॉइल से, थ्रू द रूट हेयर। रूट हेयर के माध्यम से सॉइल से वाटर को प्लांट एब्जॉर्ब करता है, ठीक है। आगे नेक्स्ट पॉइंट में, वाटर इज सेड टू बी द लिक्विड गोल्ड ऑफ लाइफ। लिक्विड गोल्ड, जितने भी लिक्विड है उन सभी में से कहा जाता है इसको गोल्ड, यानी लिक्विड गोल्ड ऑफ लाइफ। हमारे जीवन के लिए एक गोल्ड का काम करता है ये, ठीक है। वाटर, ऐसा कोई काम नहीं है, लगभग सभी ऐसे कार्य हैं जिसमें वाटर की किसी न किसी स्टेज में आवश्यकता पड़ती है, ठीक है। इसलिए वाटर को क्या कहा गया है? लिक्विड गोल्ड ऑफ लाइफ। प्लांट आर कैपेबल ऑफ एब्जॉर्बिंग वाटर फ्रॉम द सॉइल सोल्यूशन। प्लांट जो होता है सॉइल सोल्यूशन से वाटर को एब्जॉर्ब करने में कैपेबल होता है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है मेनली एब्जॉर्ब कैपिलरी वाटर। अब अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि कौन सा ऐसा वाटर है, कई टाइप होते हैं वाटर, ग्रेविटेशनल वाटर, कैपिलरी वाटर्स, तो इस तरीके से पूछा जा रहा है कि कौन सा वाटर है जो प्लांट एब्जॉर्ब करता है। तो आपको सिंपल सा बता देना चाहता हूँ कि जो कैपिलरी वाटर होता है उसी वाटर को प्लांट एब्जॉर्ब करता है। अब कैपिलरी वाटर क्या होता है ये आपको बता दे। इस तरीके से सॉइल पार्टिकल्स जो होते हैं, एक पार्टिकल दूसरे पार्टिकल के बीच में जो डिस्टेंस है उसको कैपिलरी बोल रहे हैं, और उसके बीच में जो वाटर होता है उसको कैपिलरी वाटर कहा जाता है, ठीक है। तो ऐसे ही वाटर को एब्जॉर्ब करता है, क्योंकि रूट हेयर्स जो होते हैं प्लांट की, जो रूट हेयर्स होती हैं वो इन्हीं कणों के बीच में रहती है, ठीक है। तो जाहिर सी बात है रूट हेयर के माध्यम से ही वाटर सबसे ज़्यादा एब्जॉर्ब होता है, और पहले ही पॉइंट में हमने आपको बता दिया कि वाटर एब्जॉर्ब बाय रूट हेयर्स, ठीक है। तो जाहिर सी बात है जहाँ रूट हेयर होगी वहीं का वाटर एब्जॉर्ब होगा। प्लांट आल्सो एब्जॉर्ब डिजॉल्व न्यूट्रिएंट्स अलॉन्ग विद वाटर। वाटर के साथ साथ इसी समय मिनरल्स को भी एब्जॉर्ब करता है प्लांट, ठीक है। तो वो मिनरल्स एब्जॉर्प्शन की जो प्रोसेस है उसको हम आगे चैप्टर में डिस्कस करेंगे। बहरहाल यहाँ पर अभी हम डिस्कस कर रहे हैं कि वाटर को कैसे एब्जॉर्ब करता है। अब चलिए स्टार्टिंग में आपको यहाँ पे बता दें रूट के कौन कौन से पार्ट होते हैं। अब ये आपको बता दें रूट की मेन ब्रांच हो गई है, ओके, और ये लेटरल ब्रांचेज निकली हुई हैं, ये सभी हो गए रूट हेयर्स। छोटे छोटे जो माइन्यूट निकले हुए हैं यूनिसेलुलर होते हैं, सब रूट हेयर्स होते हैं। और इस तरीके से वाटर एब्जॉर्ब होकर के पहुंचता है जाइलम के पास, जाइलम वेसल्स, ट्रैकिड्स, इनके माध्यम से फाइनली जो वाटर है वो रिचेज हो जाता है किसके पास? लीफ के पास पहुंचता है, और लीफ के थ्रू ट्रांसपायरेशन के माध्यम से वेपर्स के रूप में एटमॉस्फेयर में रिलीज हो जाता है। तो आगे बात करते हैं साइट ऑफ
वाटर एब्जॉर्प्शन, कौन सी साइट है या कौन सा एरिया है जहाँ के माध्यम से वाटर एब्जॉर्ब होता है। लिखा हुआ है सिंपल सी बात में, सिंपल पॉइंट में लिखा हुआ वाटर इज मेनली एब्जॉर्ब ऑफ रूट हेयर, मेनली रूट हेयर के माध्यम से वाटर का एब्जॉर्प्शन होता है। दूसरा लोकेटेड इन ग्रुप जस्ट अबव द रूट कैप, मतलब ये जो रूट हेयर्स होती हैं ग्रुप में अरेंज होती हैं, जस्ट रूट कैप के ऊपर पाई जाती हैं। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट दे रहा है दिस एरिया रिच इन रूट हेयर्स इज कॉल्ड रूट हेयर जोन, क्योंकि इस एरिया में रूट हेयर्स की संख्या ज़्यादा होती है इसलिए इस जोन को, इस एरिया को बोलते हैं रूट हेयर जोन। ठीक, अब इसमें देखते हैं एक डायग्राम है पूरा रूट का, ये नीचे का भाग जो दिख रहा है ये रूट कैप कहलाता है, रूट कैप। बीच की सेल्स जो होती हैं वो टेढ़ होती हैं और इनको क्वेश्चन सेंटर बोला जाता है। क्वेश्चन भी बहुत पूछा जाता है, क्वेश्चन सेंटर क्या होता है। ओके फिर है ये मेरिस्टेमेटिक जोन हो जाएगा, जहाँ की सेल हमेशा डिवाइड करती है और रूट नीचे की ओर बढ़ती चली जाती है। इलोंगेशन ऑफ जोन, इलोंगेशन जोन हो जाएगा ये। नेक्स्ट हो जाएगा मैच्योरेशन जोन हो जाएगी। इस मैच्योरेशन जोन में ही आपको रूट हेयर्स दिखाई देती हैं। ठीक है, ये रूट हेयर्स हैं जो कि यूनिसेलुलर होती हैं। रूट हेयर्स अगर आपसे कोई पूछे तो ये आप हमेशा ध्यान दीजिएगा, रूट हेयर्स हमेशा कैसी होती हैं, यूनिसेलुलर होती हैं, एक सेल की बनी होती है। तो प्लांट फिजियोलॉजी के और भी जो लेक्चर्स ऑलरेडी अपलोडेड हो चुके हैं उनको देखना बिल्कुल मत भूलना, चाहे आप बीएससी फिफ्थ सेमेस्टर से हों या फिर आप एमएससी से हों, एमएससी बीएससी दोनों के लिए वो लेक्चर्स हैं, तो उसे देखना बिल्कुल मत भूलना आप लोग। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। पथ ऑफ वाटर एब्जॉर्प्शन, अगली हेडिंग हो जाएगी पथ ऑफ वाटर एब्जॉर्प्शन। अब कौन कौन सी दिशा है, कौन कौन से एरिया से वाटर होकर के गुजरता है, जाता है आगे, वहाँ की बात कर रहे हैं। इट मूव इनटू द कॉर्टिकल सेल, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट कि ये कॉर्टिकल सेल से मूव करती है। आफ्टर क्रॉसिंग द कॉर्टिकल सेल्स द रीचेज द एपिडर्मल, अब जो कॉर्टिकल सेल से क्रॉस होते हुए जो वाटर है पहुंचता है एपिडर्मिस लेयर में। किस में पहुंचेगा, एपिडर्मिस लेयर में पहुंचेगा। उसके बाद देखिए एपिडर्मिस से कहाँ जाएगा, द एंडोडर्मल सेल्स लाइंग अपोजिट द रूट हेयर्स आर स्पेशली मॉडिफाइड टू ट्रांसपोर्ट द एब्जॉर्ब वाटर। स्पेशली जो एंडोडर्मिस सेल्स होती हैं वो स्पेशली किसके लिए होती हैं, वाटर को क्या करती हैं, एब्जॉर्ब करती हैं आगे चल के ट्रांसफ़र करने के लिए। ठीक है, अगला हो जाएगा दीज एंडोडर्मल सेल्स आर कॉल्ड पैसेज सेल्स। अब इन सभी एंडोडर्मल सेल्स को पैसेज सेल्स कहा जाता है। द पैसेज सेल्स आर परमेबल टू वाटर बिकॉज दे लैक ऑफ कैस्पेरियन थिकनिंग इन देयर वॉल। अब इन एंडोडर्मल सेल्स में थिकनिंग वॉल नहीं पाई जाती, कैस्पेरियन सेल्स की थिकनिंग वॉल नहीं पाई जाती है। ठीक है, इसीलिए ये सब परमेबल होती हैं। आगे अदर एंडोडर्मल सेल्स आर प्रोवाइड विद कैस्पेरियन थिकनिंग आर इम्परमेबल टू वाटर, और अन्य जितनी एंडोडर्मल सेल्स होंगी वो कैस्पेरियन सेल्स पाई जाएगी उसमें, इसलिए थिक होने की वजह से वाटर को इम्परमेबल होती है, मतलब वाटर को ट्रांसफ़र या क्रॉस नहीं होने देती है। अब चलिए इसको देखते हैं कैस्पेरियन सेल्स कैसी होती है, कैसे दिखती है। अब देखिएगा ये है कैस्पेरियन की लेयर जो कि थिक हो रही है, ठीक है, और इन सब में नहीं पाई जा रही है ऐसा। तो जो थिन होती है वो परमेबल होती है और जो थिक होती है कैस्पेरियन की जो सेल होती है, स्ट्रिप्स होती है, वो थिक होने की वजह से इम्परमेबल होती है। तो जिससे वाटर क्रॉस होगा उसमें कैस्पेरियन सेल्स नहीं पाई जाएंगी, कैस्पेरियन की जो वाल है वो नहीं पाई जाएगी, जबकि जिससे क्रॉस नहीं होना होगा उसमें पाई जाती है, इम्परमेबल होती हैं वो। ठीक है,
अब क्या होगा नेक्स्ट पॉइंट में, द वाटर पासेज सेल्स पास इनटू द पेरिसाइकिल सेल्स। वाटर जो होगा वो पास हो जाएगा किसके पास, पेरिसाइकिल सेल्स में पहुंच जाएगा। और पेरिसाइकिल सेल्स से, फ्रॉम द पेरिसाइकिल सेल्स द वाटर पासेज इनटू जाइलम, और जाइलम के पास पहुंच जाएगा। थ्रू द जाइलम ट्यूब द वाटर मूव अप थ्रू स्टेम टू रीच द लीव्स। उसके बाद वाटर मूव होगा जाइलम के बाद, जाइलम ट्यूब के थ्रू मूव होकर के ऊपर की तरफ जाएगा, यानी स्टेम के थ्रू सीधा पहुंच जाएगा लीफ के पास, फाइनली जहां तक उसको पहुंचना चाहिए। और लीफ के पास पहुंचेगा तभी तो फूड मटेरियल बनाएगा वो लीफ, ठीक है। द वाटर मूवमेंट फ्रॉम वन सेल टू अनदर इज ब्रॉट अबाउट बाई टर्गर प्रेशर। अब ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि वाटर किसकी वजह से मूव करता है, ये सब कुछ डिपेंड करता है टर्गर प्रेशर पे। टर्गर प्रेशर इंक्रीज होगा डिक्रीज होगा, इसी बात पर, इसी रेशियो पर डिपेंड करता है कि वाटर आगे मूव करेगा या नहीं। ओके, तो टर्गर प्रेशर क्या होता है, ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है, ये आगे एक वीडियो आएगा, लेक्चर आ जाएगा प्लांट फिजियोलॉजी का, जो कि स्टार्टिंग में वाटर का और प्लांट से क्या रिलेशनशिप है इसका हो जाएगा। तो इस वीडियो में जो होगा, अभी बहरहाल हम यहाँ पर वाटर एब्जॉर्प्शन का डिस्कशन कर रहे हैं, उसकी मैकेनिज्म के बारे में डिस्कशन कर रहे हैं। अगला जो वीडियो होगा उस पर आपको उसका डाउट मैं क्लियर कर दूंगा, ठीक है। चलिए अब यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, एक बार फिर से देखते हैं। इस पॉइंट का टीएस कट किया गया है, ये पूरा टीएस आपके सामने स्ट्रक्चर दिख रहा है। अब ध्यान से देखिएगा किस तरीके से वाटर एब्जॉर्ब होता है। सिम्प्लास्टिक एंड ट्रांस मेम्ब्रेन पथवे के माध्यम से पहले रूट हेयर के थ्रू वाटर अंदर एंट्री करेगा, और इसके बाद सबसे पहले जहाँ पहुँचेगा वो होगी ये वाली पूरी लेयर, एपिडर्मिस की लेयर होगी। एपिडर्मिस लेयर के थ्रू डायरेक्ट एंट्री कर जाएगा वो, फिर जो सेल्स होती हैं कार्टेक्स रीजन की, ये पूरा कार्टेक्स रीजन की सेल्स होगी, वहाँ पहुँचेगा और यहाँ से क्रॉस होता हुआ ट्रांसफ़र होते हुए पहुँच जाएगी सबसे पहले फिर एंडोडर्मिस सेल के पास। ये ऊपर की लेयर जो होती है एंडोडर्मिस लेयर होती है, ठीक है ना। एंडोडर्मिस के बाद पेरिसाइकिल में एंट्री का, जो येलो कलर की दिखाई दे रही है। पेरिसाइकिल के बाद जो वाटर मॉलिक्यूल्स होगा वो जाइलम वेसल्स के पास पहुंच जाएगा, जाइलम ट्रैकिस के बाद जाइलम फाइबर के पास, जाइलम ट्यूब के पास पहुंच जाएगा। फिर वो जाइलम, यानी ये जो जाइलम की सेल्स दिख रही हैं, ये जाइलम सेल्स वाटर को स्टेम के थ्रू मूव कर देंगी लीव्स के पास पहुंचाने के लिए, ठीक है। तो फाइनली इस तरीके से वाटर एब्जॉर्प्शन होता है और पहुंचता है। अब बात करेंगे यहाँ पर मैकेनिज्म ऑफ वाटर एब्जॉर्प्शन। तो गाइस वाटर एब्जॉर्प्शन की जो मैकेनिज्म है वो दो तरीके से होती है, एक है एक्टिव वाटर एब्जॉर्प्शन और दूसरा पैसिव वाटर एब्जॉर्प्शन। तो पहले हम बात करेंगे यहाँ पे एक्टिव वाटर एब्जॉर्प्शन की। एक्टिव वाटर एब्जॉर्प्शन दो तरीके से होती है, एक्टिव ऑस्मोटिक एब्जॉर्प्शन एंड एक्टिव नॉन ऑस्मोटिक एब्जॉर्प्शन। तो पहले यहाँ पर डिफिनीशन देख लेते हैं, एक्टिव वाटर एब्जॉर्प्शन कैसे होता है। द एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर बाय द प्लांट्स विद द यूज ऑफ एनर्जी इज नोन एज एक्टिव एब्जॉर्प्शन। In this process, the root cells play active role in the absorption of water. सिंपल तरीके से आपको बता दें गाइस, तो एक्टिव एब्जॉर्प्शन में या एक्टिव वाटर एब्जॉर्प्शन में सीधा सीधा आपको बताएं तो यहाँ पर एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है। प्लांट को वाटर को एब्जॉर्ब करने के लिए एटीपी एनर्जी की आवश्यकता पड़ती है। तो ऐसे एब्जॉर्प्शन को एक्टिव वाटर एब्जॉर्प्शन बोलेंगे। और जिस प्रोसेस में वाटर को एब्जॉर्ब करने में एटीपी की आवश्यकता नहीं पड़ती है उसको सीधा सीधा हम बोलेंगे पैसिव वाटर एब्जॉर्प्शन। तो जाहिर सी बात है, अगर पैसिव वाटर एब्जॉर्प्शन हो रहा है तो वहाँ पर एटीपी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, तब वहाँ पर क्या होगा, एक फिजिकल फिनोमेना होगी जिसे हम बोलेंगे ट्रांसपायरेशन। और ट्रांसपायरेशन के ऊपर ही पूरा तरीके से कंप्लीट डिपेंड होता है कि वाटर के एब्जॉर्प्शन एक्टिव होगा या पैसिव होगा, ठीक है। अब बात करेंगे यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट में, इनटेक ऑफ वाटर बाय द प्लांट विद द यूज ऑफ एनर्जी इज कॉल्ड एक्टिव एब्जॉर्प्शन। अगर प्लांट एटीपी यूज कर रहा है वाटर को एब्जॉर्ब करने के लिए तो सिंपल सी बात है उसको हम बोलेंगे एक्टिव एब्जॉर्प्शन। द वाटर इज एब्जॉर्ब बाय द एक्टिविटी ऑफ रूट हेयर सेल्स। अब यहाँ पर रूट हेयर सेल्स जो होती है वो अपनी एक्टिविटी के माध्यम से वाटर को एब्जॉर्ब करेंगे। द वाटर इज एब्जॉर्ब बाय द ऑपरेशन ऑफ ऑस्मोटिक प्रोसेस
बाय द यूज ऑफ एनर्जी। सिंपल सी बात है, इसके पहले ही हमने बता दिया है कि रूट के एक्टिविटी के माध्यम से वाटर एब्जॉर्ब होगा, लेकिन ध्यान दीजिएगा कि वहाँ पर एटीपी की आवश्यकता पड़ेगी, यानी एनर्जी की आवश्यकता पड़ेगी। नेक्स्ट हो जाएगा एक्टिव ऑस्मोटिक एब्जॉर्प्शन। अब ये इस पर डिस्कस करते हैं। एक्टिव ऑस्मोटिक एब्जॉर्प्शन किसे बोलेंगे? द इनटेक ऑफ वाटर बाय द रूट हेयर, रूट हेयर के माध्यम से वाटर को ग्रहण करना बाय द ऑपरेशन ऑफ द ऑस्मोटिक फोर्स, ऑपरेशन ऑफ ऑस्मोटिक फोर्स, वहाँ पर ऑस्मोटिक फोर्स का क्रिएशन होगा। इट्स कॉल्ड ऑस्मोटिक एक्टिव एब्जॉर्प्शन। और ये जो फोर्स क्रिएट होगा, मतलब एक प्रेशर क्रिएट होगा रूट हेयर्स में, तब वाटर का एब्जॉर्प्शन होगा। लेकिन ये ध्यान देने वाली बात है कि वो जो प्रेशर क्रिएट होगा, ऑस्मोटिक फोर्स क्रिएट होगा, वहाँ पर एटीपी लगेगी, तभी वो फोर्स क्रिएट होगा। ठीक है। वाटर एब्जॉर्ब बाय द एक्टिविटी ऑफ रूट सेल्स, अगर वाटर रूट सेल्स के एक्टिविटी के माध्यम से एब्जॉर्ब होता है, दैट इज एक्टिव ऑस्मोटिक एब्जॉर्प्शन हो जाएगा। एवरीथिंग डिपेंड ऑन ऑस्मोटिक प्रेशर, रूट प्रेशर, ट्रिगर प्रेशर एंड डीपीडी प्ले द मेन रोल। इन सभी पर ये डिपेंड करता है एक्टिव ऑस्मोटिक एब्जॉर्प्शन। एज सिंपल इज दैट। आई होप कि आप लोगों को अच्छे से समझ में आ रहा है। गाइस, अगर पहली बार चैनल में जुड़ रहे हैं तो बार बार मैं कह रहा हूँ, रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और सभी दोस्तों के बीच, सभी दोस्तों के पास, उनके ग्रुप पे शेयर कर दीजिएगा। इस वीडियो के जस्ट नीचे देखिएगा लाल बटन दिख रही होगी, सब्सक्राइब लिखा होगा, उसी को आपको क्लिक करना है और बेल आइकन को ऑल पर क्लिक कर देना है, ताकि सारे वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको प्रॉपर मिलता रहे। द रूट हेयर सेल्स सक द सॉइल वाटर एंड द जाइलम वेसल्स पंप द वाटर अपवर्ड। जाइलम वेसल्स का काम होता है वाटर को अपवर्ड की ऊपर की तरफ ट्रांसफ़र कर देना, लेकिन रूट हेयर्स का काम है सिर्फ और सिर्फ वाटर को एब्जॉर्ब करना। तो वाटर एब्जॉर्प्शन की प्रोसेस रूट हेयर्स के माध्यम से होता है। वाटर का मूवमेंट या ट्रांसफ़र लीफ तक पहुंचाने का जो काम होता है वो जाइलम का होता है, और इस प्रोसेस को बोलते हैं एसेंट ऑफ सेप, जिसके बारे में हम आगे नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं। उसके बाद है दूसरा हो जाएगा एक्टिव नॉन ऑस्मोटिक एब्जॉर्प्शन। व्हाट इज दिस? इन दिस इनटेक ऑफ वाटर विदाउट द इन्वॉल्वमेंट ऑफ ऑस्मोटिक फोर्स एंड विद द यूज ऑफ एनर्जी इज कॉल्ड नॉन ऑस्मोटिक एक्टिव एब्जॉर्प्शन। नॉन ऑस्मोटिक एक्टिव एब्जॉर्प्शन क्या होता है? इसमें ऑस्मोटिक फोर्स का क्रिएशन नहीं होता है, लेकिन एटीपी का यूज होता है, इसीलिए एक्टिव एब्जॉर्प्शन में रखा गया इसको। बस ध्यान देने वाली बात है कि वहाँ पर कोई प्रेशर क्रिएट नहीं होता है और वाटर एब्जॉर्ब हो जाता है। द वाटर मूव अगेंस्ट कंसंट्रेशन ऑफ ग्रेडियंट। वाटर का मूवमेंट किसके अगेंस्ट होता है? कंसंट्रेशन के अगेंस्ट होता है। रेस्पिरेटरी एनर्जी इज यूज। इसके केस में रेस्पिरेटरी एनर्जी जो होती है वो यूज होती है, दैट मीन्स एटीपी जो बनती है रेस्पिरेशन में, उसका यूज यहाँ पर होता है, जो कि ऑलरेडी हमने आपको पहले ही बता दिया है। इट इज कोरिलेटेड विद रिस्पायरेशन, इसीलिए ये पूर्ण रूप से कोरिलेट करता है किससे? रिस्पायरेशन से। तो रिस्पायरेशन क्या होता है दोस्तों? फोटोसिंथेसिस क्या होता है? एक एक लेक्चर का ऑलरेडी वीडियो हमने अपलोड कर दिया है। अगर आपने नहीं देखा है तो मैं बार बार इसलिए आपसे कह रहा हूँ कि प्लेलिस्ट को ओपन कर लीजिए और वहाँ पर जाइए, प्लेलिस्ट में सारे वीडियोज़ को वॉच कर लीजिए। बहुत बेहतर तरीके से, शॉर्टकट में, सरल भाषा में हमने वहाँ पर बताया है। द वाटर मॉलिक्यूल्स मूव थ्रू सिम्प्लास्ट पथवे, ट्रांसमेम्ब्रेन पथवे, सिम्प्लास्ट पथवे एंड ट्रांसमेम्ब्रेन पथवे। ये सामने आपके दिख रहा है। सबसे पहले रूट हेयर्स के माध्यम से वाटर एब्जॉर्ब होगा, उसके बाद सिम्प्लास्ट में जाएगा, एपोप्लास्ट में जाएगा और फाइनली वाटर मूव करता हुआ रीचेज कर जाएगा जाइलम के पास या जाइलम वेसल्स के पास। ओके। प्लांट हार्मोन्स लाइक ऑक्सीजन स्टिमुलेट नॉन ऑस्मोटिक एक्टिव एब्जॉर्प्शन। अब यहाँ पर नॉन ऑस्मोटिक एक्टिव एब्जॉर्प्शन की जो प्रोसेस होती है, वहाँ पर एक हार्मोन्स भी है ऑक्सीजन, जो कि काफ़ी फेमस है। आगे चल के आपको बता दें कि ऑक्सीजन, जिब्रेलिन, जो प्लांट हार्मोन्स होते हैं, उनका भी डिस्कशन मैं आपके सामने जल्दी करने वाला हूँ। तो आप लोगों को करना क्या है, बस हमारे साथ बने रहना है और सारे वीडियोज़ को शेयर करते रहना है, पढ़ते रहना है, नोट्स बनाते रहना है घर बैठ कर, ठीक है। प्लांट हार्मोन्स लाइक ऑक्सीजन यहाँ पर स्टिमुलेट करता है और नॉन ऑस्मोटिक एक्टिव एब्जॉर्प्शन की बढ़ाने का काम करता है उसको।
ये हो गया एक्टिव एब्जॉर्प्शन। अब दूसरा बात करेंगे पैसिव वाटर एब्जॉर्प्शन। गाइज आपको बता दें सबसे ज़्यादा वाटर का एब्जॉर्प्शन प्लांट में होता है पैसिव वाटर एब्जॉर्प्शन के माध्यम से। एक्टिव वाटर एब्जॉर्प्शन की प्रोसेस की वजह से इसमें कम वाटर एब्जॉर्प्शन होता है, कम वाटर को एब्जॉर्ब करता है प्लांट, जबकि पैसिव वाटर एब्जॉर्प्शन की प्रोसेस से प्लांट सबसे ज़्यादा वाटर को एब्जॉर्ब करता है। ठीक है, तो चलिए बात करते हैं द इनटेक ऑफ वाटर बाय प्लांट ड्यू टू ट्रांसपायरेशन पुल इज कॉल्ड पैसिव एब्जॉर्प्शन। अब पैसिव वाटर एब्जॉर्प्शन किस चीज़ पर डिपेंड करता है ये भी जान लो। पैसिव वाटर एब्जॉर्प्शन गाइज वो किस पर डिपेंड करता है, ट्रांसपायरेशन पर। कितनी मात्रा में ट्रांसपायरेशन हो रहा है, कितनी फास्ट के साथ ट्रांसपायरेशन हो रहा है, इस बात पर डिपेंड करता है कि पैसिव वाटर का एब्जॉर्प्शन कितना होगा। जितना फास्ट ट्रांसपायरेशन होगा उतना फास्ट वाटर का एब्जॉर्प्शन होगा। और इस तरीके से वाटर एब्जॉर्प्शन में किसी भी प्रकार की एनर्जी की कोई आवश्यकता नहीं पड़ती, किसी भी प्रकार के ऑस्मोटिक प्रेशर की कोई आवश्यकता नहीं पड़ती है। इस कंडीशंस में जो वाटर एब्जॉर्प्शन है उसे बोलेंगे पैसिव वाटर एब्जॉर्प्शन, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान देने वाली बात है। द वाटर इज एब्जॉर्ब ड्यू टू ट्रांसपायरेशन एक्टिविटी इन द टॉप ऑफ द प्लांट के टॉप तक पहुंचेगा या नहीं पहुंचेगा ये टोटली डिपेंड होता है ट्रांसपायरेशन पे। ट्रांसपायरेशन जितना एक्टिव तरीके से अपना काम करेगा या ट्रांसपायरेशन वाटर जितना ज़्यादा लॉस होगा थ्रू द लीफ पोर्स उतना ज़्यादा वाटर एब्जॉर्ब होगा और कंटिन्यूसली प्लांट के लीफ तक पहुंचता रहेगा प्रॉपर। द रूट हेयर सेल्स हैज़ नो रोल इन एब्जॉर्प्शन। यहाँ पर रूट हेयर का कोई रोल नहीं होता कि भाई एब्जॉर्ब करने में एनर्जी चाहिए ही चाहिए। इट फंक्शन एज एन एब्जॉर्प्टिव सरफेस। अब यहाँ पर सिर्फ रूट हेयर एक एब्जॉर्प्टिव सरफेस की तरह फंक्शन करती है, रूट हेयर्स की सेल्स। ओके, वाटर इज एब्जॉर्ब थ्रू रूट्स। वाटर का एब्जॉर्प्शन रूट के माध्यम से होता है। ट्रांसपायरेशन इंक्रीज द कंसंट्रेशन ऑफ सेल सैप एंड डीपीडी इन द लीव्स इंक्रीज हो जाता है। एज रिजल्ट वाटर फ्रॉम द जाइलम वेसल्स मूव इनटू द मेसोफिल सेल्स ऑफ द लीव्स। जाइलम वेसल्स के माध्यम से वाटर मूव करके कहाँ पहुँच जाता है, मेसोफिल सेल्स में। ओके, दिस रिजल्ट इन ए टेंशन इन द रूट हेयर सेल्स। अब ये रिजल्ट किसकी वजह से होता है, रूट हेयर सेल्स में टेंशन क्रिएट हो जाता है उसकी वजह से। इट इज़ नाउ लार्जली ग्रेटेस्ट अमाउंट ऑफ वाटर इज पुल्ड अप बाय पैसिव एब्जॉर्प्शन। और इस तरीके से देखा गया कि सबसे ज़्यादा वाटर का पुलिंग या वाटर का ट्रांसपायरेशन ट्रांसपोर्ट लीफ तक सबसे ज़्यादा पैसिव वाटर एब्जॉर्प्शन के माध्यम से होता है। एक बार फिर से आपको चलिए बता देते हैं डायग्राम के माध्यम से कि वाटर एब्जॉर्प्शन कहाँ से होता है, कहाँ पर जाता है। सबसे पहले रूट हेयर्स जो होती है वाटर को एब्जॉर्ब करती है, उसके बाद एपिडर्मिस लेयर में पहुँच जाता है। एपिडर्मिस लेयर के बाद कार्टेक्स के रीजन्स में इस तरीके से ट्रांसपोर्ट होता हुआ एंडोडर्मिस लेयर में पहुंच जाता है। एंडोडर्मिस लेयर में उन सेल के माध्यम से क्रॉस होता है इनसाइड की तरफ वाटर, जिसमें कैस्पेरियन स्ट्रिप्स लेयर नहीं होती। जिस सेल में एंडोडर्मिस सेल्स में जिसमें कैस्पेरियन वॉल नहीं होगी उसके माध्यम से ट्रांसफ़र होगा, क्योंकि वो परमिएबल होगी। जिसमें कैस्पेरियन सेल्स होंगी वो थिक लेयर हो जाती है, तो वो वाटर को ट्रांसपोर्ट होने क्रॉस होने में हेल्प नहीं करती है, वो स्टॉप कर देती है। ठीक है, एज सिंपल इज दैट। एंडोडर्मिस के बाद जो वाटर होगा वो एक पेरिसाइकिल में पहुंचेगा और पेरिसाइकिल के बाद सीधा जाइलम वेसल्स में पहुंच जाएगा, ट्रैकेट्स में पहुंच जाएगा और इसके माध्यम से पुल हो जाएगा अपवर्ड की ओर। तो बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो में आप सभी का। ऐसे ही हमारे साथ बने रहेगा। वीडियो को सबके पास शेयर कर दीजिए। कैसा लगा ये वीडियो इसके बारे में कमेंट करके बताइएगा। और चैनल में पहली बार हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।